नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं दीपक कुमार राव स्वागत करता हूं आपका श्याम पैरामेडिकल की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं ओबीजी। ओबीजी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये जो ओबीजी है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके पैरामेडिकल क्लासेस के अंदर। आया आपको समझ दोस्तों। और आज अपन डील करने वाले ओबीजी। इसके अंदर अपन जो चर्चा करेंगे वो करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ओबीजी के बारे में। तो अपनी सब्जेक्ट जो रहने वाली है दोस्तों उसका नाम है ओबीजी। आया आपको समझ में। और जिसके अंदर अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ओबीजी। अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो इंट्रोडक्शन ऑफ ओबीजी है। ध्यान रखना, जो ओबीजी है वो आपके दो वर्ड से मिलकर बना होता है। सबसे पहला ऑब्स्टेटिव और सेकंड गायनोकोलॉजी। मैंने बताया जो ओबीजी होता है आपका दो वर्ड से मिलकर बना होता है, जिसका नाम है फर्स्ट वन इज ऑब्स्टेटिव और सेकंड होता है गायनोकोलॉजी। अपन अब चर्चा करने वाले हैं ऑब्स्टेटिव के बारे में और गायनोकोलॉजी के बारे में। हाँ सर, हाँ दोस्तों, तो अपन बात करते हैं आज किसके बारे में, ऑब्स्टेटिव के बारे में। जो ऑब्स्टेटिव होता है, ध्यान रखना, इसके अंदर अपन जो चर्चा करते हैं वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड डिसऑर्डर की चर्चा करेंगे ओबेसिटी के अंदर। और जो गायनोकोलॉजी होगा उसके अंदर अदर देन प्रेगनेंसी की चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ओबेसिटी के बारे में। तो सुन लीजिए दोस्तों, ओबेसिटी होता क्या है। ध्यान रखो, जो ओबेसिटी होता है वो ध्यान रखना, ये क्या है। इट इज ए ब्रांचेस ऑफ मेडिकल साइंसेस in which study of female reproductive system। जी हाँ दोस्तों, मैंने बताया ओबेसिटी के बारे में। ये आपके मेडिकल साइंस की ब्रांच होती है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। एंड इट्स रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, जो कि दोस्तों आपके जितने भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो आपका प्रेगनेंसी रिलेटेड होना चाहिए। एंड डिसऑर्डर। ध्यान रखना दोस्तों, अपन ने बताया ओबेसिटी के बारे में। जो ओबेसिटी का मीन्स होता है वो होता है क्या, अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की चर्चा करते हैं। और ध्यान रखना, इसके अंदर जो भी चीज पढ़ने वाले हैं वो आपके प्रेगनेंसी से रिलेटेड होना चाहिए दोस्तों। कौन कौन सी चीजें होती है जो आपके प्रेगनेंसी रिलेटेड होती है, ध्यान रखना। उसके अंदर आएगा आपका सबसे पहला फर्स्ट वन, बात किया अपन ने अबॉर्शन। किसकी बात की दोस्तों अपन ने, अबॉर्शन की। जो आपका अबॉर्शन होता है वो किसका एग्जाम्पल है, ओबेसिटी का, ध्यान रखना। सेकंड बात की अपन ने पीपीएच। पीपीएच का मीन्स होता है पोस्टमार्टम हेमरेज। और अपन ने थर्ड वन बात करी जिसका नाम है एपीएच। जी हाँ दोस्तों, अपन ने बताया ओबेसिटी के बारे में, जिसके अंदर अपन ने जो पढ़ने वाले हैं अपन, ध्यान रखना, अबॉर्शन, एपीएच, पीपीएच और आपका एक लास्ट और होता है इसका एग्जांपल ओबेसिटी के बारे में, जिसका होगा आपका पीआईएच। पीआईएच, जी हाँ दोस्तों, अपन ने बताया। अपन इसको डिटेल से स्टडी करेंगे इनके सभी के बारे में, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका थोड़ा मीन्स। जिसका अबॉर्शन का मीन्स क्या होता है, ध्यान रखना। अबॉर्शन वो होता है, इसके अंदर क्या होगा, जो महिला होगी उसके अंदर क्या है, उसको मिसकरेज हो जाएगा, ध्यान रखना। अबॉर्शन के अंदर जो मिसकरेज होगा, ध्यान रखना, वो आपका 22 वीक से पहले में होना चाहिए। जो प्रेगनेंसी टाइम चल रहा है, और मैं प्रेगनेंसी टाइम की बात कर रहा हूँ, तो ध्यान रखना, जो प्रेगनेंसी टाइम होता है, अगर अपन ने डेज के अंदर काउंट किया, डेज के अंदर काउंट किया तो 280 दिन की क्या होगी, प्रेगनेंसी होगी, ध्यान रखना। और अगर इसको मंथ में काउंट किया अपन ने तो प्रेगनेंसी होगी, वो होगी 9 मंथ प्लस 7 डेज। जी हाँ, अपन क्या करते हैं, मंथ के जो 9 मंथ होते हैं प्रेगनेंसी का टाइम, उसमें 7 डेज भी ऐड करते हैं। जी हाँ दोस्तों, डेज से बात कर ली, मंथ में बात कर ली। और अपन अगर इसके अंदर वीक में बात किया प्रेगनेंसी को, वीक के अंदर काउंट किया प्रेगनेंसी को, तो ध्यान रखना, जो वीक में होगा वो होगी आपकी 40 वीक। 40 वीक की क्या होती है, आपकी प्रेगनेंसी होती है। तो अपन ने बताया जो आपका ओबेसिटी है, जिसके अंदर अपन प्रेगनेंसी रिलेटेड की बात की, तो आपका अबॉर्शन। अबॉर्शन क्या होता है, अबॉर्शन ये होता है, इसके अंदर क्या होता है, मिसकरेज होता है।
जो 22 वीक होता है उससे पहले ही आपके जो प्रेगनेंसी के टाइम का 22 वीक है उससे पहले ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ब्लीडिंग कैसी होगी, यहाँ पर वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, उसका टाइमिंग पीरियड होता है 22 वीक से पहले। लेकिन ध्यान रखना टाइम पीरियड 22 वीक होगा, इससे पहले होना चाहिए। और ध्यान रखना जो आपका फीटस है, जो बच्चा है, जो अंदर कंसेप्शन प्रोडक्शन है, उसका जो वेट होता है वो होना चाहिए आपका कितना, 500 ग्राम। तभी अपन क्या बोलेंगे इसको, अबॉर्शन। आया आपको समझे? तो अपन ने बताया जो अंदर कंसेप्शन प्रोडक्शन है उसका वेट होना चाहिए 50 ग्राम और 500 ग्राम, और जो आपका टाइमिंग पीरियड होता है उसका 22 वीक से कम होना चाहिए, ध्यान रखना। उसे बोलेंगे क्या, अपन अबॉर्शन बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, अपन बात करने वाले हैं अब पीपीएच के बारे में। ध्यान रखना जो पीपीएच होता है दोस्तों उसका नाम होता है पोस्टपार्टम हेमरेज। फुल फॉर्म होती है इसकी पोस्टपार्टम हेमोरेज। जी हाँ दोस्तों, पीपीएच का मीन्स अपन ने बताया पोस्टपार्टम हेमरेज। ये जो पोस्टपार्टम हेमरेज होता है इसके अंदर क्या होगी, आपके वेजाइनली ब्लीडिंग होगी, ध्यान रखना। लेकिन जो वेजाइनल ब्लीडिंग होती है वो ध्यान रखना वो कब होगी, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पोस्टपार्टम का मतलब होता है, पोस्ट का मतलब बाद में, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, वेजाइनल ब्लीडिंग कब होगी, वेजाइनल ब्लीडिंग आपके डिलीवरी से, आपके डिलीवरी के बाद में, डिलीवरी से आफ्टर डिलीवरी आपके 42 डेज तक, 42 डेज तक इसका टाइम पीरियड काउंट होता है पोस्टमार्टम हेमरेज का। एक तो डिलीवरी के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम से लेके 42 दिन तक। जी हाँ बताया, जो पीपीएच होता है वो दो प्रकार से होता है सर, एक तो होता है आपका प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। जी हाँ दोस्तों, अपन बताए पीपीएच के बारे में। जो पीपीएच होगा वो दो प्रकार से होगा, कौन कौन सा होगा, ध्यान रखना। अपन चर्चा करने जा रहे हैं पीपीएच के बारे में, थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं पीपीएच के बारे में, और नेक्स्ट जो अपनी क्लास आएगी उसके अंदर अपन इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। अभी अपना इंट्रोडक्शन पोर्शन है इसलिए थोड़ा सा इसका मीन्स बताने जा रहा हूँ मैं आपको। जो पीपीएच होगा वो होता है पोस्टमार्टम हेमरेज। पोस्टमार्टम हेमरेज दो प्रकार से होता है, पहला होगा आपका प्राइमरी, प्राइमरी, और सेकंड होगा आपका सेकेंडरी। प्राइमरी हो सकता है और सेकेंडरी हो सकता है। प्राइमरी होगा तो ध्यान रखना प्राइमरी में आपका जो टाइम ड्यूरेशन ऐड किया गया प्राइमरी के अंदर वो आपका होगा कितना होना चाहिए, टाइम ड्यूरेशन ध्यान रखना 24 आवर्स के भीतर भीतर होना चाहिए। ये 24 आवर्स क्या है, ध्यान रखना, जब आपकी क्या हो रही है, आपकी डिलीवरी हो रही है, डिलीवरी से लेके कब तक होना चाहिए, 24 आवर्स तक। बच्चे की डिलीवरी हो गई उसके बाद में अपन जो टाइम ड्यूरेशन ऐड करते हैं वो है 24 घंटे। अगर आपका प्राइमरी फेज है, प्राइमरी है पीपीएस, तो उसके अंदर टाइम ड्यूरेशन होगा वो होगा कितना, डिलीवरी के बाद में, आफ्टर डिलीवरी उसके बाद में 24 घंटे ऐड करते हैं। अगर 24 घंटे के भीतर भीतर, डिलीवरी के बाद में 24 घंटे के भीतर आपके अगर वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो वो आपका ऐड होता है किसके अंदर, प्राइमरी पीपीएच के अंदर। समझ रहे हो ना? फिर अपन ने बात की सेकेंडरी पीपीएच की, तो सेकेंडरी पीपीएच में क्या आने वाला है दोस्तों, ध्यान रखना। सेकेंडरी पीपीएच को अपन मानते हैं 24 घंटे से लेके आपका होगा, 24 घंटे से लेके आपका 42 डेज आफ्टर डिलीवरी। जी हाँ, ये जो 40 डेज है, 42 डेज है, वो होता है आपका प्रिपेरियम। प्रिपेरियम मींस होता है जापा, जो जापा चलता है प्रेगनेंसी में, ध्यान रखना। बर्थ होने के बाद में, बेबी के बर्थ होने के बाद में जो महिला रेस्ट करती है उसे प्रिपेरियम पीरियड बोलते हैं। जो प्रिपेरियम पीरियड हो रहा है उसके अंदर भी यहाँ पे क्या हो सकता है, सेकेंडरी पीपीएच हो सकता है, ध्यान रखना। जिसका मैंने टाइम ड्यूरेशन बताया 24 घंटे से लेके 42 दिन के बीच में अगर आपके महिलाओं को, ध्यान रखना, वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिल रही है, ध्यान रखना, तो आप तुरंत क्या करो, अपने जो निजी अस्पताल है, सीएससी पीएससी है, वहां पर जाके कांटेक्ट करो आप गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर से। समझ रहे हो क्या, आया आपको समझ में? तो ये ध्यान रखना। अपन ने बात कर ली किस किस के बारे में, थोड़ा इंट्रोडक्शन की बात की अपन ने, अबॉर्शन के बारे में और पीपीएच के बारे में। अबॉर्शन मैंने बताया यहाँ पर क्या होगी, वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, तो ध्यान रखना जो कंसेप्शन प्रोडक्शन है वो 42 वीक से पहले पहले, 42 वीक से पहले पहले बाहर आना चाहिए और उसका वेट होना चाहिए 500 ग्राम। आया आपको समझ में? उससे अपन क्या बोलेंगे, अबॉर्शन बोलेंगे। और मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताने जा रहा हूँ अबॉर्शन क्या होता है, क्या है। इसके अंदर अबॉर्शन के टाइप होते हैं, इनवाइटल अबॉर्शन है ना, और आपका सेप्टिक अबॉर्शन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन, कंप्लीट अबॉर्शन, रिकरेंट अबॉर्शन। दे आर मेनी टाइप्स ऑफ अबॉर्शंस। आया आपको समझ में? इनकी सब की चर्चा करेंगे अपन जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर, है ना। अपन बात करते हैं इसके बाद में एपीएच। एपीएच का मतलब होता है एंटीपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज एपीएच का मींस क्या होता है, एंटी
पार्टम हेमोरेज। इसमें होता क्या है सर, एंटीपार्टम का मतलब ये है, यहाँ पर जो प्रेगनेंसी टाइम चलता है उसमें क्या होता है, वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। अगर आपका वो वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिल रहा है, शो हो रहा है वेजाइना के थ्रू, तो उसे अपन किसके अंदर आएगा, वो एपीएस के अंदर आएगा। तो ये भी हो जाए तो ध्यान रखना, तुरंत आपको क्या करना है, अपने जो डॉक्टर है उससे आपको सलाह लेनी है। समझ गए क्या दोस्तों, अपन ने बात की। उसके बाद में पीआईएच। पीआईएच का मतलब होता है दोस्तों, इसका मीन्स होता है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, ये जो पीआईएच है इसको इंक्लूड किया गया किसके अंदर, ओवोस्टेटिव के अंदर। क्या होता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। कहने का मतलब ये है कि भाई इसके अंदर क्या होता है, जो प्रेग्नेंट महिला होती है उसका क्या हो जाता है, बीपी थोड़ा क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है। बीपी बढ़ेगा तो ध्यान रखना, जो बीपी बढ़ेगा उसका टाइम पीरियड होगा यहाँ पर कितना होगा, ध्यान रखना 20 वीक के बाद में। 20 वीक के बाद में, 20 वीक के बाद में अगर प्रेगनेंसी में महिलाओं का बीपी बढ़ रहा है तो वो किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है, वो आएगा आपका प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। और ध्यान रखना कितना बीपी बढ़ता है, वो ध्यान रखना आपका बीपी बढ़ेगा 130 से आपका चला जाएगा 19 mm ऑफ Hg। हाँ जी दोस्तों, समझ गए क्या, मैंने बताया पीएच के बारे में। पीएच के बारे में मैंने बताया बीपी का हाई होना, इसे बोलते हैं अपन प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। समझ रहे हो ना, इसमें 20 वीक के बाद में ये घटना घटती है। और ध्यान रखना इसमें जो बीपी बढ़ता है वो कितना बढ़ता है, 130 से 19 mm Hg, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। समझ गए दोस्तों, तो अपन ने ब्रॉड में चर्चा करी जिसका नाम है ओवोस्टैटिक। ओवोस्टैटिक का मींस मैंने आपको समझाया कि इसके अंदर जितने भी डिसऑर्डर्स की, डिजीज की बात करेंगे वो सब आपके प्रेगनेंसी से रिलेटेड होने चाहिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आगे अपन पढ़ते हैं गायनोकोलॉजी के बारे में। मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार से होता है, एक तो ओवोस्टैटिव एंड गायनोकोलॉजी। तो अपन ने ओवोस्टैटिव की चर्चा कर ली, तो अपन बात करते हैं अब गायनोकोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, समझिए सेकंड आया अपना गायनोकोलॉजी। जो गायनोकोलॉजी होता है, ध्यान रखना दोस्तों, ये क्या होता है समझ लीजिए, इट इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंसेस in which study of female reproductive system। लेकिन ध्यान रखना जो गायनोकोलॉजी होगा इसके अंदर जितने भी डिसऑर्डर्स होंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के होंगे, वो आपके प्रेगनेंसी से रिलेटेड नहीं होने चाहिए। इसलिए अपन उसको लिख रहे हैं क्या, अदर देन प्रेगनेंसी। अदर देन प्रेगनेंसी, यहाँ पर इस लाइन को समझिए, अदर देन का मतलब ये है प्रेगनेंसी के अलावा होने चाहिए, तभी तो आपके वो जो डिजीज इंक्लूड होगा वो किसके अंदर होगा, गायनोकोलॉजी के अंदर होगा। अगर प्रेगनेंसी रिलेटेड हुआ तो आपको ओवोस्टेटिव के अंदर होगा। जी हाँ दोस्तों, समझिए कौन कौन से आपके ऐसी कौन सी डिजीज होने वाली है जो आपके गायनोकोलॉजी के अंदर इंक्लूड होती है। तो उसका नाम है, सबसे पहले ध्यान रखो, उसका आया एग्जाम्पल, सबसे पहले होगा आपका पीआईडी। पीआईडी क्या होता है, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज। पीआईडी को क्या बोला अपन ने, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज। और सेकंड अपन ने बात की तो ध्यान रखना, सेकंड हमने बात की तो वो होगा आपका डिस्मेनोरिया। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला क्या होगा, पीआईडी होगा, और सेकंड क्या होगा, डिस्मेनोरिया होगा, और थर्ड वन इज क्या होगा, ध्यान रखना, एमेनोरिया। आया आपको समझ में, क्या होगा, एमनोरिया होगा। और फोर्थ वन इज क्या होगा, यूटेराइन प्रोलैप्स। जी हाँ दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको पेल्विक नर्व डिजीज के बारे में। पेल्विक नर्व डिजीज क्या होती है, ध्यान रखना, ये जो पेल्विक होती है ये आपके कहने का मतलब ये है, पेल्विक आपका थोड़ा इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हो जाएगा यहाँ पर ड्यू टू बैक्टीरिया के कारण, है ना। या अपन ने क्या किया, वेजाइना को हाइजीन मेंटेन नहीं किया, तो उसके कारण भी क्या सकता है, आपको पेल्विक नर्व डिजीज हो सकती है। हाँ जी, अपन ने बात किया डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, जो आपके मेंसेज आएंगे, मेंसेज साइकिल आएगी, वो कैसी आएगी, आपकी पेनफुल आएगी। जो मेंसेस साइकिल आएगी
वो आपकी पेनफुल आएगी, पेनफुल आ रही है तभी अपन क्या बोल रहे हैं, इसको डिस्मेनोरिया बोल रहे हैं। आया आपको समझ में? फिर अपन बात करते हैं किसकी, एमेनोरिया की। एमेनोरिया क्या होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, कुछ समय के लिए जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एब्सेंट हो जाएगी यहाँ पर कुछ समय के लिए, परमानेंट नहीं होगी, ध्यान रखना, परमानेंट नहीं होगी। जो परमानेंट होगी उसको बोलते हैं अपन क्या, मीनोपोज। क्या बोलते हैं उसको, मीनोपोज। समझ रहे हो क्या? जो परमानेंट मेंसेस साइकिल का स्टॉप हो जाना वो होता है आपका मीनोपोज। और कुछ समय के लिए मेंसेस का स्टॉप हो जाना उसे बोलते हैं अपन क्या, एमेनोरिया। जैसे मैंने बताया प्रेगनेंसी के अंदर, प्रेगनेंसी की मैंने बताया, अगर प्रेगनेंसी में आपका कुछ समय के लिए आपका मेंसेस साइकिल स्टॉप हो रही है तो अपन उसे एमेनोरिया बोलेंगे। जैसे प्रेग्नेंट होती है महिला तो 9 मंथ तक मेंसेस साइकिल नहीं आती तो एमेनोरिया हो जाएगा। आया आपको समझ में? और फिर मैंने बताया जब आपके डिलीवरी हो जाती है तो डिलीवरी होने के बाद में 3-4 मंथ तक आपके मेंसेस साइकिल नहीं आती। अब बात कर रहे हैं अपन यूट्राइन प्रोलैप्स की। यूट्राइन प्रोलैप्स क्या होता है, यूट्राइन प्रोलैप्स में क्या होता है, यहाँ पर जो यूट्रस होता है वो थोड़ा डिसेंड हो जाता है वेजाइना के अंदर, उसे बोलते हैं यूट्राइन प्रोलैप्स। ठीक है, और इसके अंदर एक और चीज है जिसे अपन बोल सकते हैं वेजिनाइटिस। जो वेजिनाइटिस होता है इसका मीन्स क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है वेजाइना का, इसे बोलते हैं वेजिनाइटिस, जो अपन ऐड किया किसके अंदर, गायनोकोलॉजिस्ट के बारे में। अब आपको पता रहना चाहिए अगर इनके जो ये डिजीज मैंने बताया, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, डिस्मेनोरिया, एमनोरिया, यूट्राइन प्रोलैप्स और वेजिनाइटिस, अगर इसके अंदर ऐसी कोई बीमारी हो तो आपको कौन से किसके पास जाना है, आपको जाना है गायनोकोलॉजी के पास में। समझ रहे हो ना? हाँ जी बिल्कुल। आया, अब अपन बात करते हैं इसके आगे अपन चर्चा करते हैं। अब पढ़ने वाले अपन इसके फादर्स को, कि जो फादर है वो गायनोकोलॉजी के वो कौन है, तो जी बताइए। अपन ने बताया फादर्स ऑफ मॉडर्न, फादर्स ऑफ मॉडर्न गायनोकोलॉजी। जो फादर ऑफ मॉडर्न गायनोकोलॉजी है, जो मॉडर्न गायनोकोलॉजी है उनका नाम है यहाँ पर जेम्स मोरियंस। क्या नाम उनका, जेम्स मोरियन है। और जो ये जेम्स मोरियन है इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने फर्स्ट गाल ब्लैडर फर्स्ट गाल ब्लैडर फर्स्ट गाल ब्लैडर सर्जरी के बारे में जेम्स मोरिन ने बताया था, जो आपके मॉडर्न गायनोकोलॉजी के क्या है, फादर्स है। फिर अपन बात करते हैं क्या, फादर ऑफ इंडियन फादर्स ऑफ इंडियन गायनोकोलॉजी। जो फादर ऑफ इंडियन गायनोकोलॉजी है वो आपके हैं डॉक्टर BL पुडेंड्रल। जो आपके फादर्स ऑफ इंडियन गायनोकोलॉजी के हैं वो है डॉक्टर BL पुडेंड्रल। हाँ जी, मैंने बताया आपको फादर्स ऑफ गायनोकोलॉजी, जिसमें मॉडर्न बता दिया, और मैंने आपको बताया इंडियन गायनोकोलॉजी कौन थे। जी, अब अपन बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव के बारे में ध्यान रखो। इससे बात करने से पहले अपन ने बताया जो आपका OBG होता है उसके अंदर अपन ने बताया ओबस्टेटिव एंड गायनेकोलॉजी, ये तो फीमेल के बारे में हो गए। लेकिन आपको ध्यान रखना हो अगर मेल वाली समस्या हो तो वो किसके पास जाएगा, अगर मेल वाली समस्या हो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की समस्या हो, इसकी मेल रिप्रोडक्टिव की समस्या हो किसी मेल को, तो वो जाएगा सर, वो जाएगा आपका एंड्रोलॉजी के पास में। कहने का मतलब यह है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो स्टडी करते हैं वो अपन करते हैं एंड्रोलॉजी के अंदर। किसके अंदर करेंगे, एंड्रोलॉजी के अंदर करेंगे। और ध्यान रखना इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है, अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं, डील करते हैं। और जो मोस्ट कॉमन जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला डिजीज होती है उसका नाम है ऑर्गाइटिस। ये जो ऑर्गाइटिस होता है इसका मीन्स से होता है इन्फ्लामेशन
इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस। क्या हुआ? इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस किसे बोलते हैं अपन? ऑर्काइटिस बोलते हैं। ध्यान रखना, मैं किसके बारे में बताने जा रहा हूँ आपको? टेस्टिस के बारे में बता जा रहा हूँ, जो क्या है आपकी मोस्ट कॉमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स है। जो किसका इलाज कहाँ होगा? एंड्रोलॉजी डिपार्टमेंट में होगा। आया क्वेश्चन में, इसे अपन बोलते हैं ऑर्काइटिस। आइटिस लग गया मीन्स इसका होता है इन्फ्लामेशन, तो यहाँ पर हुआ इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस। अब मैं आपको थोड़ा टेस्टिस के बारे में बता देता हूँ, टेस्टिस होता क्या है। तो देख लीजिए टेस्टिस होता क्या है। टेस्टिस क्या होता है सुन लीजिए। जो टेस्टिस होता है वो नंबर में होता है सर 2। जो टेस्टिस होता है वो नंबर में होता है 2। आया क्वेश्चन में? आया क्वेश्चन में? नंबर में 2 होता है टेस्टिस। जो फर्स्ट टेस्टिस है वो डिसेंड होता है। फर्स्ट टेस्टिस डिसेंड होता है आपके 37 वीक पर। कब होगा? मैंने बताया जो फर्स्ट टेस्टिस जो डिसेंड होगा वो 37 वीक पे होगा। और जो सेकंड टेस्टिस है वो क्या होगा? डिसेंड होगा, वो होगा 40 वीक पर, 40 वीक पर सेकंड टेस्ट डिसेंड होगा। और जो पहला टेस्टिस होगा वो 37 वीक पर। ध्यान रखना, अगर किसी के प्रीमेच्योर डिलीवरी है, प्रीमेच्योर का मतलब है कि आपका अगर किसी की डिलीवरी कब हुई हो? बिफोर 37 वीक पहले हुई हो। बिफोर 37 वीक से पहले अगर किसी की डिलीवरी होती है तो ध्यान रखना उसे बोलते हैं प्रीमेच्योर। प्रीमेच्योर में ध्यान रखना क्या होगा? प्रीमेच्योर में उसके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि उसके क्या होते हैं प्रीमेच्योर बेबी के अंदर जो सर्फेक्टेंट है वो काम नहीं करते। क्या काम नहीं करते? सर्फेक्टेंट क्या होते हैं? जो आपके सर्फेक्टेंट होंगे जो आपके क्या काम करेंगे? लंग्स होता है, लंग्स के अंदर सरफेस एरिया को तो क्या करेंगे? सरफेस एरिया को तो क्या करेंगे? सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे। और सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन को क्या करेंगे? कम करते हैं। वो आपके क्या होते हैं? सर्फेक्टेंट होते हैं। ध्यान रखना, जो सर्फेक्टेंट है वो बनना स्टार्ट होता है आपके 20 वीक से होते हैं और कंप्लीट बन जाते हैं आपके सर्फेक्टेंट, कंप्लीट बन जाते हैं आपके 37 वीक पर। अगर 37 वीक से पहले अगर आपकी डिलीवरी हुई हो तो ध्यान रखना उसके लंग्स वाली समस्या हो सकती है। आया आपको समझ में? ठीक है, अब बात करते हैं जो फर्स्ट टेस्ट डिसीजन होता है वो 37 वीक पर और सेकंड टेस्ट होता है वो 40 वीक पर होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। अपन ने क्या करते हैं, अपन टेस्टिस को ऑब्जर्व करते हैं डिलीवरी होने के बाद में। अगर फर्स्ट टेस्टिस है तो अपन क्या करते हैं उसके बाद में सेकंड टेस्टिस के लिए इसके वेट करते हैं। जो वेट होगा वो सबसे पहले 1 मंथ का होगा। अगर 1 मंथ टेस्टिस नहीं आया तो अपन 1 साल और ऐड करते हैं उसके अंदर। 1 साल ऐड कर लिया, 1 साल ऐड करते हैं। अगर फिर भी टेस्टिस नहीं आता उसके स्कोटम कैविटी के अंदर तो अपन क्या करते हैं एक सर्जरी परफॉर्म करते हैं। एक सर्जरी परफॉर्म करेंगे जिसका नाम है ऑर्कियोपैक्सी। इसका नाम है ऑर्कियोपैक्सी। ऑर्कियोपैक्सी क्या होती है? वो टेस्टिस को लाते हैं अपन। कहाँ से लाते हैं सुन लीजिए। तो टेस्टिस आता है वो 2 फेज में आता है। टेस्टिस आता है वो 2 फेज में आता है। ध्यान रखना, जो फर्स्ट फेज होगा वो आपका स्टार्ट होता है। फर्स्ट फेज एब्डोमिनल केविटी से कहाँ होगा? इग्वाइनल केनाल के अंदर। जी हाँ, मैंने बताया दोस्तों जो फर्स्ट टेस्टिस डिसेंड होता है वो आपका एब्डोमिनल कैविटी से इग्वाइनल केनाल में होता है। क्योंकि मैं बताने जा रहा हूँ जो टेस्टिस आपके होते हैं सर्वप्रथम वो प्रेजेंट रहते हैं कहाँ पर? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। एब्डोमिनल कैविटी में टेस्टिस प्रेजेंट हो गए, टेस्टिस डिसेंड होना स्टार्ट होता है। मैंने बताया आपको फर्स्ट टेस्टिस कब बताया मैंने? 37 को बताया। ठीक है, कैसे होता है सुन लेना। एब्डोमिनल कैविटी से कहाँ होगा? इग्वाइनल केनाल के अंदर। इग्वाइनल केनाल वहां होती है जहां पर आपका फ्लैंक रीजन होता है, उसे बोलते हैं इग्वाइनल केनाल। ये होता है आपका फर्स्ट फेज के अंदर। और सेकंड फेज के अंदर जो आपके टेस्टिस डिसेंड होना स्टार्ट होता है वो होंगे आपके इग्वाइनल केनाल से कहाँ होंगे? आपके स्कोटम कैविटी के अंदर। जी हाँ, इग्वाइनल केनाल से स्कोटम कैविटी के अंदर आपका जो टेस्टिस है वो डिसेंड होते हैं। पहला फर्स्ट फेज के अंदर आपके एब्डोमिनल कैविटी से इग्वाइनल केनाल के अंदर और सेकंड फेज के अंदर आपके इग्वाइनल केनाल से स्कोटम कैविटी के अंदर क्या होगा? आपका टेस्टिस डिसेंड होगा। और थोड़ा स्ट्रक्चर समझ लीजिए टेस्टिस की। मैंने बताया आपका सबसे बाहर क्या होता है? स्कोटम कैविटी होता है। स्कोटम कैविटी
ये क्या है? आपकी स्कोटम कैविटी है। स्कोटम कैविटी, स्कोटम कैविटी से अंदर आपने देखा होगा, अंदर होगा आपका सेमनीफेरस ट्यूबुल्स। सेमनीफेरस ट्यूबुल्स होगी, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स। यहाँ पर होगी फिर सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स के भीतर आपके टेस्टिस पाया जाएगा। मैंने बताया स्कोटम कैविटी, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स, फिर उसके अंदर होगा सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स में आपका क्या होगा? टेस्टिस पाया जाएगा। और ध्यान रखना, और ध्यान रखना, आपके इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर और पाई जाती है जिसे बोलते हैं अपन क्या? जिसे बोलते हैं अपन क्या? जिसे बोलेंगे अपन एपिडाइमस। क्या बोलेंगे इसको? एपिडाइमस। जो एपिडाइमस होता है वो स्पर्म का गोदाम होता है। यहाँ पर आपका स्पर्म भरा हुआ होता है, यहाँ से एक स्ट्रक्चर निकलती है जिसे बोलते हैं अपन वासा डेफिरियंस। क्या बोलेंगे इसको? वासा डेफरेंस। क्या बोलेंगे इसको? वासा डेफरेंस होगी। वासा डेफरेंस होगी। ये आपके 45 सेंटीमीटर की होती है, 45 सेंटीमीटर की होती है। इसके भीतर होके आपका जो स्पर्म है वो बाहर क्या होगा? इजैकुलेट होता है। जी सर, आपने बताया टेस्टिस के बारे में, आया आपको समझ में? अब अपन बात करते हैं, अब अपन बात करते हैं इसके बारे में। तो मैं ये इसलिए बताया हूँ आपको ताकि फीमेल के साथ साथ में आपका मेल भी क्लियर होना चाहिए। तो मेल के मैंने क्लियर किया। क्या बताया? जो मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम होती है वो ऑर्काइटिस होती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस का हो जाता है। आया आपको समझ में? तो आपको एंड्रोलॉजी डिपार्टमेंट में दिखाना है मेल के लिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। अब बात करते हैं अपन, अब बात करते हैं अपन किसके बारे में? अपन बात करेंगे अब, बात करेंगे अपन फीमेल रिप्रोडक्शन के बारे में। किसके बारे में? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ध्यान रखना, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, फीमेल वो आपका दो प्रकार से होगा। दो प्रकार से कौन कौन सा होगा? समझ लीजिए। पहला टाइप होगा, पहला टाइप होगा इसका होगा, पहला टाइप एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर दो प्रकार से होगा। सबसे पहला होगा एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, और सेकंड होगा आपका इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। पहला हुआ सर आपका एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, और सेकंड हुआ इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। इसको अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब अपन चर्चा करने जा रहे हैं आपके एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन होते हैं, वो आपका दूसरा नाम से इसको अपन जानते हैं, इट ऑल्सो नोन एज आपका ये होगा वल्वा। जी हाँ, वल्वा। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन का दूसरा नाम क्या हो सकता है? वल्वा हो सकता है। और अपन इसकी बात करें और इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? आल्सो नोन एज, इसका हो सकता है पुडेंडम। हाँ जी, वल्वा और पुडेंडम जो क्या है आपके एक्स्ट्रा जेलाटिन ऑर्गन के दूसरे नेम है जिससे अपन इसे जानते हैं। अपन ने बात की किसके बारे में? एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। अब जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है मैं उसे आपको एक डायग्राम के द्वारा शो करना चाहता हूँ, तो आप थोड़ा बने रहिए, बने रहिए आप शाम पैरामेडिकल क्लासेस के साथ में, शाम पैरामेडिकल क्लासेस में बने रहिए। अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर के माध्यम से, बात करते हैं स्ट्रक्चर के माध्यम से। ध्यान रखना, ध्यान रखना, जो सबसे ऊपर ऊपर होता है, सबसे ऊपर ऊपर होता है उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा किसे बोलेंगे? अपन ने एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन की बात करी, उसके अंदर मैं बताने जा रहा हूँ आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से। सबसे बाहर होगा लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा होगा। उसके अंदर वाला स्ट्रक्चर होगा वो होगा आपका लेबिया माइनोरा। क्या होगा? लेबिया माइनोरा। सबसे ऊपर वाला लेबिया मेजोरा और बाहर वाला लेबिया माइनोरा। जी हाँ दोस्तों, और अपन ने बताया जो लेबिया मेजोरा आपके दोनों मिलके स्ट्रक्चर जहां बनता है, जहां लेबिया मेजोरा स्ट्रक्चर बनता है उसे बोलते हैं अपन, उसे बोलेंगे अपन क्या? उसे बोलेंगे अपन, उसे बोलेंगे अपन पेरिनियम। पेरिनियम किसे बोलेंगे? पेरिनियम उसे बोलेंगे जो आपका लेबिया मेजोरा जो बाहर का आवरण होता है वो दोनों मिलके लेबिया मेजोरा स्ट्रक्चर फोल्ड बनाते हैं, उसे बोलते हैं पेरिनियम। और ध्यान रखना, जो आपका लेबिया माइनोरा जो भीतर वाला स्ट्रक्चर था वो दोनों स्ट्रक्चर मिलके जो फोल्ड बनाता है नीचे, उसका नाम है, उसे बोलेंगे अपन क्या? फोर्चेट।
उसे बोलेंगे फोरचेट। क्या बोलेंगे? फोरचेट। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेबिया मेजोरा बाहर वाला, लेबिया माइनोरा अंदर वाला, लेबिया मेजोरा दोनों मिलके, लेबिया मेजोरा दोनों मिलके जो फोल्ड बनाएगी उसे पेरिनियम बोलेंगे, और जो लेबिया माइनोरा मिलके दोनों फोल्ड बनाएगी उसे फोरचेट बोलेंगे। जी हाँ, ध्यान रखना। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपका फोरचेट और पेरिनियम होगा, इनके बीच में जो एक स्ट्रक्चर होगा, स्पेस होगा, उसे बोलेंगे अपन क्या? उसे बोलेंगे अपन ओबस्ट्रक्टिव पेरिनियम। क्या बोलेंगे उसको? ओबस्ट्रक्टिव पेरिनियम बोलेंगे। किसे बोलेंगे? फोरचेट के और पेरिनियम के बीच में वाली स्ट्रक्चर, उसे अपन क्या बोलते हैं? ओबस्ट्रक्टिव पेरिनियम। और ध्यान रखना, पेरिनियम के नीचे एक और आपके ओपनिंग होती है, जिसको बोलते हैं अपन, क्या होगा, क्या होगा? इसे बोलते हैं एनस। क्या होगा? एनस। एनस पाया जाएगा। एनस कहाँ पाया जाएगा? पेरिनियम के जस्ट नीचे पाया जाएगा। जो पेरिनियम और एनस के बीच में जो स्ट्रक्चर है, जो जगह है, उसे क्या बोलेंगे अपन? उसे बोलेंगे अपन एनाटॉमिकल पेरिनियम। आया आपको समझ में? ओबस्ट्रक्टिव पेरिनियम क्या होगा? फोरचेट के और पेरिनियम के बीच वाली स्ट्रक्चर ओबस्ट्रक्टिव हो जाएगी, और पेरिनियम के और एनएस के बीच वाली स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? आपके एनाटॉमिकल पेरिनियम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखना। मैंने बताया, जो आपका लेबिया मेजोरा है, उसके ऊपर क्या होता है? एक एक आपके हेयर फॉलिकल्स स्ट्रक्चर पाई जाती है। क्या पाई जाएगी? हेयर फॉलिकल्स स्ट्रक्चर पाई जाएगी। ये जो हेयर फॉलिकल स्ट्रक्चर होती है, उसे बोलते हैं अपन क्या? मॉन्स प्यूबिस। क्या बोलेंगे? मोन्स प्यूबिस बोलेंगे। जी हाँ, ये मोन्स प्यूबिस होगा। वो कहाँ होगा? आपके जो लेबिया मेजोर होगा उसके ऊपर होगा। ये जो मोन्स प्यूबिस होगा, वो ट्रायंगुलर 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 होगा ये। मतलब ट्रायंगुलर ऐसा, ये स्ट्रक्चर होगी इसकी, ट्रायंगुलर होगा, जिसे बोलेंगे अपन क्या? मोन्स प्यूबिस बोलेंगे। ध्यान रखना, मोन्स प्यूबिस के नीचे, मोन्स प्यूबिस के नीचे यहाँ पर पाया जाएगा आपका क्लाइटोरियस। क्या पाया जाएगा? क्लाइटोरियस। क्लाइटोरिस पाया जाएगा। जो क्लाइटोरिस होगा, ध्यान रखना, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान आपके स्टिमुलेशन का काम करेगा फीमेल्स को, ये उसे बोलेंगे क्लाइटोरियस। और जो मॉन्समिस होगा, वो आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। मैं बताना जा रहा हूँ आपको क्या होते हैं आपके सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ध्यान रखना, यहाँ समझ लीजिए। जो आपका सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, सबसे पहला होगा आपका फीमेल के अंदर, मतलब प्यूबर्टी बढ़ना। प्यूबर्टी क्या होती है? कैसे स्टेज बढ़ती है? तो फर्स्ट के अंदर क्या हो जाएगा? यहाँ पर थैलार्की। क्या हो जाएगा दोस्तों? थैलार्की। और सेकंड क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा एडहार्की। और थर्ड स्टेज के थर्ड स्टेप क्या हो जाएगी? यहाँ पर प्यूबार्की। जी हाँ, ये जो प्यूबार्की है, इसके माध्यम से मैं इसको बताने जा रहा हूँ। इसको हेरी फॉलिकल्स, जो हेरी फॉलिकल्स के ग्रोथ होते हैं, उसे बोलते हैं प्यूबार्की। आया आपको समझे? और फोर्थ में क्या होगा? फोर्थ में क्या होगा? फोर्थ में बढ़ेगी महिला की हाइट। और लास्ट में क्या होगा? आपकी रिलीज होगी मेनोस्ट्रल साइकिल, एमसी, जिसे बोलते हैं अपन मेनोस्ट्रल साइकिल। तो मैंने बताया प्यूबर्टी की स्टेज, फर्स्ट स्टेज थैलार्की। थैलार्की का मीन्स होता है ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना क्या होता है? थैलार्की। फिर मैंने बात की सेकंड स्टेप की, जो क्या होता है? एडार्की। एडार्की का मीन्स होता है एक्सिलरी हेयर्स का फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होना। एक्सिलरी हेयर्स का डेवलपमेंट होना होता है एडार्की। फिर मैंने बात की थर्ड में, इसका होता है प्यूबार्की। प्यूबार्की का मीन्स क्या होता है? जो प्यूबिक हेयर होगा, ट्रायंगुलर शेप का होगा, उनके फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होना, वो होता है क्या आपका? प्यूबार्की। फिर बढ़ती है महिला की हाइट, और फिर लास्ट में रिलीज होते हैं आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंसेस जिसे बोलेंगे। आया आपको समझे? तो ऐसे स्टेज चलती है प्यूबर्टी की। इसलिए मैं बताने जा रहा हूँ मेंस को, क्योंकि क्या होता है? ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, फिर अपन ने बात करी इसके बाद में क्या होगा? क्लाइटोरिस होगा। क्लाइटोरिस मैंने बताया, क्लाइटोरिस क्या काम करता है? क्लाइटोरिस क्या करेगा? स्टिमुलेशन का काम करेगा। किसको करेगा? फीमेल्स को करेगा। कब करेगा? सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम करेगा। फिर मैंने बात करी, इसके जस्ट नीचे का जो स्ट्रक्चर होगा, वो होगा आपका आपका होगा यूरेथ्रल ओपनिंग। एक ओपनिंग होती है जिसे अपन यूरेथ्रल ओपनिंग बोलते हैं, या इसके यूरेथ्रल ओपनिंग के माध्यम से जो यूरिन होता है वो पास आउट होता है। जी हाँ। फिर अपन ने बताया यूरेथ्रल ओपनिंग के जस्ट नीचे जो स्ट्रक्चर होगा, वो होगा वेजाइना का। किसका होगा? वेजाइना का होगा। अब ये वेजाइना होगी, इसके भीतर ध्यान रखना, इसके भीतर दो ओपनिंग होती है। ऊपर की साइड में, अपर साइड में दो ओपनिंग होगी, उसे बोलते हैं स्कैन डक्ट, स्कैंस डक्ट बोलेंगे। ये क्या होती है? ये भी ओपनिंग होती है।
क्या होती है स्नैक डक्ट? स्नैक डक्ट भाई क्या होता है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उस समय फ्रिक्शन का काम करवाती है। फ्रिक्शन का मतलब जो घर्षण नहीं बने, घर्षण ना हो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे लुब्रिकेंट काम करती है, एक म्यूकस का स्त्राव करती है, उसे बोलते हैं अपन स्नैक डक्ट। आया आपको समझ में? अपर साइड से करेगी, और ध्यान रखना जो लोअर साइड होगा, नीचे होगा, वहां पर पाई जाएगी बार्थोलियन ग्लैंड्स। क्या पाई जाएगी? क्या पाई जाएगी? बार्थोलियन ग्लैंड्स। क्या पाई जाएगी? बार्थोलियन ग्लैंड पाई जाएगी। ये जो बार्थोलियन ग्लैंड्स होती है वो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे फ्रिक्शन काम करवाती है, एक म्यूकस का स्राव करते हैं, यहाँ से म्यूकस सिक्रेशन होता है जो क्या काम करेगा, जो इंटरकोर्स होगा उस समय क्या होगा, इंजरी के चांसेस बहुत कम रहेंगे, रहेंगे नहीं पहली बात तो, अगर ये यहाँ से अगर म्यूकस सीक्रेट हो रहा है तो समझ लेना ये होगी बाथरूम के बारे में। तो अपन ने आज चर्चा करी किसके बारे में, मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जिसमें मैंने बताया एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। एक्सटर्नल वो होते हैं जो बाहर के होते हैं, जो इसे अपन शो कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसमें आया मॉन्स ट्यूबिस, यूरेथ्रम ओपनिंग, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, वेजाइना, वेजाइना सॉरी सॉरी जो वेजाइना होगा, वेजाइना होगा ये आपके इंटरनल जेनिटल का पार्ट है। वेजाइना मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर आपके दो डक्ट ओपनिंग हो रही है। आया आपको समझ में? स्नैक डक्ट और आपका बार्थोलियन ग्लैंड्स, बार्थोलियन डक्ट्स। आया आपको समझ में? फिर ऊपर होगा क्लाइटोरियस, क्लाइटोरियस के बाद में ओवस्टेट पेरिनियम, एनाटोमिकल पेरिनियम, फोरचेट, पेरिनियम एंड एनस। और ध्यान रखना ये जो फोरचेट होगा वहां पर अपन क्या करते हैं, क्या करते हैं, वहां पर एपिजिडोमी करते हैं। एपिजिडोमी क्या होता है? ध्यान रखना अगर किसी डिलीवरी के टाइम पे अगर बच्चे का हेड बड़ा है, हेड बड़ा है तो उस समय क्या होगा, बच्चे का हेड है वो इजीली पास आउट नहीं हो पाएगा, इजीली पास आउट नहीं होगा। तो ध्यान रखना अपन क्या करते हैं, एक एपिजियोटोमी जो आपकी कटर आता है, एपिजियोटोमी सीजर्स आता है, उसके द्वारा अपन क्या करते हैं, कट लगाते हैं। वो जो कट कहाँ लगता है, वो भाई फोरचेट पे लगता है। फोरचेट होगा वहां पर क्या होगा, कट लगेगा, जो कट होगा उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा मीडियो लेटरल। मीडियो लेटरल, जो मीडियो लेटरल होगा वो मीडियो लेटरल एक आकार होगा, शेप होगा, जिसके आकार में अपन क्या लगाएंगे, कट लगाएंगे। कहाँ पर लगाएंगे? फोरचेट में। तो इजीली जो बच्चे का हेड है वो क्या हो जाएगा, बाहर आउट हो जाएगा। जी हाँ, आया आपको समझ में? तो अपन ने ये बात कर ली किसकी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन की। ठीक है, अपन मैं और मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब इंटरनल जेनिटल ऑर्गन। अब बात करता हूं मैं इंटरनल जेनिटल ऑर्गन। सेकंड नंबर इंटरनल जेनिटल ऑर्गन। हाँ जी दोस्तों, जो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, जिससे अपन देख नहीं सकते, इंटरनल का मतलब जो अंदर होंगे। हाँ, कौन कौन से हो सकते हैं, उनका नाम है, सबसे पहला होगा आपका फलोपियन ट्यूब। फलोपियन ट्यूब हो जाएगा, और सेकंड नंबर पे हो जाएगा यूटेरस, और थर्ड नंबर पे हो जाएगा ओवेरी, और फोर्थ नंबर पे हो जाएगा वेजाइना। जी हाँ, ये जो वेजाइना होता है वो आपका इंटरनल जेनिटल ऑर्गन होता है। ये वेजाइना, इसकी जो लेंथ होती है वो 10 से 11 सेंटीमीटर होती है। वेजाइना की लेंथ 10 से 11 सेंटीमीटर होती है। वेजाइना सेक्युलर उसके द्वारा इसको यूज कर सकते हैं अपन उसके टाइम पे। और इससे क्या होता है, जो बेबी होता है वो पास आउट होता है। आया आपको समझ में? फिर हम बात करें फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब ध्यान रखना, जो फेलोपियन ट्यूब होता है वो आपका स्ट्रक्चर के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ फेलोपियन ट्यूब क्या होता है। तो ध्यान रखना जो फेलोपियन ट्यूब होगा वो चार पार्ट में होता है। फेलोपियन ट्यूब चार पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन होता है फेलोपियन ट्यूब में? फेलोपियन ट्यूब आपके दोनों साइड हो सकती है, दोनों साइड फेलोपियन ट्यूब हो सकती है। सबसे पहला पार्ट होगा वो होगा इंटरस्टिशियल, सेकंड पार्ट होगा वो होगा इस्थमस, और जो थर्ड पार्ट होगा फेलोपियन ट्यूब का वो होगा आपका एम्पुला, और जो फोर्थ पार्ट होगा वो होगा इन्फंडिबुलम। जी हाँ, मैंने बताया fallopian tube के बारे में। fallopian tube का स्ट्रक्चर आपके दोनों तरफ पाया जाएगा। fallopian tube नंबर में दो होती है। जो इसके पार्ट होते हैं वो चार प्रकार से होंगे। कौन कौन से? सबसे पहला इंटरस्टिशियल, सेकंड स्टमक, थर्ड एम्पुला, और लास्ट में इन्फंडिबुलम। जी बताया गया है जो इंटरस्टिशियल होता है वहां से आपकी जो प्रेगनेंसी होती है उसके रप्चर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, उसके बाद में स्टमक। स्टमक को ध्यान रखना, स्टमक वह एरिया है, वह पार्ट है जहाँ पर फीमेल के अंदर अपन क्या करते हैं, फीमेल के अंदर क्या करेंगे अपन,
फीमेल के अंदर अपन एक परमानेंट स्टरलाइजेशन का मेथड होता है, जो स्टरलाइजेशन करते हैं, जिसका नाम है टूबेक्टोमी। टूबेक्टोमी, जो टूबेक्टोमी होती है, टूबेक्टोमी हमेशा फीमेल के अंदर करते हैं, और वेसेक्टोमी होती है वो मेल के अंदर करते हैं। वेसेक्टोमी मेल के अंदर करते हैं, मेल के अंदर क्या करते हैं, जो वजन डिफरेंस मैंने बताई थी आपको, उसको लाइगेट करते हैं। और यहाँ पर टूबेक्टोमी स्तमस के ऊपर की जाती है, फेलोपियन ट्यूब का एक पार्ट है स्तमस, इसके ऊपर अपन क्या करते हैं, टूबेक्टोमी करते हैं, जो परमानेंट स्टरलाइजेशन का मेथड है। आया आपको समझ में? जी हाँ। और ध्यान रखना, इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो होता है एम्पुला। एम्पुला एक सबसे बड़ा पार्ट होता है आपका फेलोपियन ट्यूब का, जहाँ पर आपका स्टरलाइजेशन होता है। आप समझिए, जहाँ पर आपका रिप्रोडक्शन होगा, कैसे होगा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर आपके स्पर्म मूव आउट होंगे, स्पर्म जाएंगे वेजाइना के द्वारा, इस तरह इंटरस्टिशियल में जाएंगे, इस तरह जाएंगे और एम्पुला में आके रुक जाएंगे। और यहाँ से आप ध्यान रखना, यहाँ होती है ओवेरी, ओवेरी में सिखाया जाएगा, ओम जाएगा, ओम जाएगा, और कहाँ जाएगा, ये एम्पुला में। एम्पुला में जहाँ मिल रहे हैं वहां होता है फर्टिलाइजेशन। आया आपको समझ में? फर्टिलाइजेशन होगा यानी मिलन होगा किसका, ओवम का और आपके स्पर्म का। ओवम और स्पर्म कहाँ मिलते हैं, आपके एम्पुला में मिलते हैं, वहां पर आपका फर्टिलाइजेशन होता है। ध्यान रखना, समझ गए सभी? आया आपको समझ में? और इन्फेंटिबुलम बचा लास्ट में, इन्फेंटिबुलम से भी क्या होती है, आपकी जो प्रेगनेंसी होती है वो रप्चर होती है। तो ये अपन ने बात करी किसके बारे में, फॉलोपियन ट्यूब के बारे में। आया आपको समझ में? फिर अपन बात करते हैं यूट्रस के बारे में। यूट्रस के बारे में बात करते हैं अपन। तो यूट्रस होगा, ध्यान रखना, यूट्रस होगा, यूट्रस में क्या होता है, जो आपका नॉन प्रेग्नेंट, यूट्रस की थोड़ी मैं चर्चा करता हूँ। अगर नॉन प्रेग्नेंट महिला है, नॉन प्रेगनेंसी है, नॉन प्रेग्नेंट महिला है, तो उसके अंदर जो यूट्रस होगा उसका वेट कितना होगा, होगा 60 से 80 ग्राम। कितना होगा, 60 से 80 ग्राम। और जब महिला क्या हो जाएगी, प्रेग्नेंट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, प्रेगनेंसी हो जाएगी, तो उस समय जो यूट्रस का वेट होगा वो कितना होगा, 900 से 1000 ग्राम। कितना होगा, 900 से 1000 ग्राम। कहने का मतलब है 1 किलो का यूट्रस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यूट्रस क्या होता है, धीरे धीरे ग्रो करता है, बच्चा ग्रो करेगा तो यूट्रस ग्रो करेगा, और आगे क्या होगा, ये एनलार्ज होगा। आया आपको समझ में? ये आपका क्या होता है, यूट्रस होता है। समझ रहे हो ना? ओवेरी क्या होती है, ओवेरी आपकी संख्या में 2 हो सकती है, 2 ओवेरी होती है। ओवेरी से ओवम निकल के जाता है और जाके एम्बुला पार्ट में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। आया आपको समझ में? और फिर बात करते हैं वेजाइना। वेजाइना मैंने आपको बता दिया, वेजाइना क्या होता है, एक सेक्सुअल इंटरकोर्स का एक एरिया होता है वहां पर, जिससे अपन सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं। तो इसका जो 10 से और 10 से और 11 सेंटीमीटर का ये हो सकता है। आया आपको समझे? तो अपन ने चर्चा करी किसके बारे में, आज अपन ने चर्चा करी, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। आज अपन ने चर्चा करी ओबस्टेट्रिक और गायनेकोलॉजी के बारे में। एक नॉर्मल अपन ने क्या किया, इंट्रोडक्शन पढ़ा। ओबस्टेट्री क्या होता है, जिसमें मैंने बताया आपको कि जितने भी प्रेगनेंसी रिलेटेड डिसऑर्डर होंगे वो सब किसके अंदर इंक्लूड होंगे, आपके ओबस्टेट्री के अंदर होंगे, जिसके अंदर आपका होगा अबॉर्शन हो गया, आपका अबॉर्शन हो गया, और आपका क्या बोलते हैं एपीएच हो गया, पीपीएच हो गया, आया पोषण में पीआईएच हो गया। अबॉर्शन के बारे में मैंने आपको भली बात ही बता दिया। और फिर मैंने चर्चा करी आपके गायनेकोलॉजी के बारे में। तो गायनेकोलॉजी क्या होगा, गायनेकोलॉजी वो होगा जिसके अंदर अपन अदर देन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अलावा जितनी भी समस्या है उनको सभी की डील करवाते हैं किसके अंदर, गायनेकोलॉजी के बारे में। आया कुछ समझिए? इसके अंदर आपके हो सकते हैं पीआईडी हो सकता है, पीआईडी हो सकता है, डिस्मेनोरिया हो सकता है, और आपके डिस्मेनोरिया हो सकता है, एमनोरिया हो सकता है, समझ रहे हो ना, वेजिनाइटिस हो सकती है। इन सभी की समस्या हो तो आप कौन से किसके पास दिखाओगे, आप गायनेकोलॉजी के पास दिखाओगे। अगर प्रेगनेंसी रिलेटेड समस्या है तो आप ओबस्टेट्री वाले डॉक्टर को दिखाओगे। आया कुछ समझिए? इसके साथ में अपन ने चर्चा करी किसकी, अपन ने चर्चा करी, अपन ने बताया फीमेल की करी तो मेल के बारे में बताया। मेल में फीमेल रूटिंग सिस्टम में क्या होगा, टेस्टिस के बारे में थोड़ा अब आपको मैंने डिटेल से समझा दिया। फिर अपन उसके बारे में, उसके बाद में अपन ने की एक्सटर्नल फीमेल रूटिंग सिस्टम की, जिसमें आपके 2 पार्ट से बताया, एक्सटर्नल यूनिलैटरल ऑर्गन, इंटरनल यूनिलैटरल ऑर्गन। जो एक्सटर्नल यूनिलैटरल ऑर्गन होते हैं उसका नाम है वल्वा और पुडेंडम। आया क्वेश्चन में, एक्सटर्नल को अपन आराम से अपन देख सकते हैं अपनी नेकडाई से। आया क्वेश्चन में, इसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं, मैंने स्ट्रक्चर के माध्यम से बताया आपको। इसके अंदर आपके मोन्स फिब्रिस हो सकता है, क्लाइटोरिस हो सकता है, यूरेथ्रल ओपनिंग हो सकती है, स्नैक डक्ट हो सकती है, और आपके वेस्ट क्या बोलते हैं उसको, पेरिनियम हो सकता है, ओबस्टेटिव पेरिनियम हो सकता है, और आपका एनाटोमिकल पेरिनियम हो सकता है, ऑर्थेट हो सकता है। आया आपको समझ में? फिर इसके बाद में अपन ने करी चर्चा आपके इंटरनल जेलेटर ऑर्गन की, जिसके अंदर अपन ने बताया यूट्रस हो सकता है, आपका एम्पुला हो सकता है, फैलोपियन ट्यूब हो सकता है, उसके बाद में ओवरी हो सकती है और वेजन हो सकती है। आया आपको समझ में? तो यू बने रहिए आप कंटिन्यू सैम पैरामेडिकल क्लासेस के साथ में। थैंक यू, लव यू ऑल।